हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। जिन के बताने पर इट छुप जाता है। डैड आते हैं, उन्हें खोन के पास कुछ अजीब लगता है। वो जा करके उसकी ब्लैंकेट को हटाते हैं, बट वहाँ पर इट नहीं रहता है। डैड को तसल्ली होती है कि उनका डाउट सिर्फ डाउट है। तो अपोजिट में चिन काफ़ी परेशान था कि इट गया तो गया कहाँ। खोन की भी कुछ यही कंडीशन थी। चिन डैड से कहते हैं, डैड मुझे भूख लगी है, क्या हम बाहर चले खाना खाने के लिए। और इधर डैड बाय मिस्टेक ईट के हाथ पर अपना पैर रख देते हैं। ईट ज़ोर से चिल्लाता है। तभी खोन खांसने का नाटक करने लगती है। डैड खोन से कहते हैं, क्या सब कुछ ठीक है। खोन कहती है, हाँ बस थोड़ी सी खांसी आ रही थी। चिन कहता है, चलिए ना डैड, और अपने डैड को लेकर के वहाँ से चला जाता है। खोन परेशान थी कि ईट कहाँ गया, और यहाँ बेड के नीचे ईट काफ़ी परेशान था। डैड के जाने के बाद खोन ईट को आवाज़ देती है। ईट बाहर आकर के उसके पास बैठता है। क्यों, तुम डर गई थी क्या। जिस पर खोन कहती है, मैं भला क्यों डरूंगी। जिस पर ईट कहता है, नहीं मुझे ऐसा लगा, तभी तो मेरी चिल्लाने की वजह से तुमने खांसना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली तुम्हारे डैड ने मेरे हाथों पर पैर रखा था, जिसकी वजह से मुझे पेन होने लगा। देखो ना कितना ज़्यादा हो रहा है। खोन देखने लगती है। यहाँ पर ईट को दिखाया जाता है जो काफ़ी सीरियस मैटर पे खोन से बात करता है। ईट खोन से पूछता है, क्या सेम वही फीलिंग्स वो भी उसके लिए रखती है जो कि ईट उसके लिए रखता है। जिस पर खोन कहती है, तुम किस मैटर पे बात कर रहे हो। ईट कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे मैटर पे बात कर रहा हूँ। तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मेरी तो जान ही निकल गई थी। मालूम नहीं ऐसा क्यों लगा। कभी भी माया के लिए भी ऐसी मेरी फीलिंग्स नहीं थी जैसे कि तुम्हारे लिए थी उस वक्त। खोन चिढ़ते हुए कहती है, क्या मैंने इन सब के बारे में तुमसे पूछा। जिस पर ईट कहता है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है कि ये स्टैंड मैंने माया के लिए लिया है। खोन टर्न हो जाती है। ईट कहता है, हाँ तुम्हें जेलसी हो रही है। खोन मना करती है कि तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ईट खोन से कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाह रहा है, क्या वो उसके क्लोज आ सकती है। खोन मना करती है, नहीं। ईट उसके क्लोज आता है और उसे कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहाँ पर चीन आ जाता है। चीन ईट से कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम अपने बेड पर जा सकते हो, बिकॉज इस वक्त खोन के रेस्ट करने का टाइम है। ईट जाने से पहले खोन से कहता है, मैं जिस टॉपिक पे तुमसे बात करना चाह रहा था और जो कहना चाह रहा था, आज नहीं तो कल मैं ज़रूर कह दूँगा, कहकर अपने बेड पर शिफ्ट हो जाता है और चिन कर्टन्स को लगा देता है। नेक्स्ट डे खोन ब्रेकफास्ट कर रही थी, पीछे से ईट भी आ जाता है। तुमसे बात करनी थी। खोन कहती है, एटलीस्ट पहले जा कर के ब्रेकफास्ट तो कर लो, फ्रेश तो हो जाओ, उसके बाद बातें करना। जिस पर ईट मना करता है, इंपॉर्टेंट है, अब भी बताना है। ईट कुछ बोलने ही वाला था, सडनली वहाँ पर चिन की एंट्री हो जाती है। चिन के आने की वजह से ईट वो बात नहीं बोल पाता है जो कि वो खोन को बोलना चाह रहा था। चिन ईट से कहता है कि क्या उसे उसके डैड से डर नहीं लग रहा इन केस कभी वो आ गए तो। जिस पर ईट कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है। ये कहते हुए वो उसे अमाउंट देता है कि ये लो, यहाँ से जाओ, मुझे कुछ टाइम के लिए खोन से बात करनी है, और हाँ बाहर जा कर के रखवाली करनी है ताकि तुम्हारे डैड अंदर ना आने पाए। चिन ईट से कहता है, क्या तुम मुझे रिश्वत दे करके खरीदना चाहते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ईट और अमाउंट ऐड करके देता है। चिन वो भी लेने से मना कर देता है। ईट चिन को उसकी फेवरेट कॉमिक बुक पढ़ने का सजेशन करता है और उसका अमाउंट भी देता है। चिन खुश होकर के वहाँ से चला जाता है और इधर ईट को प्राइवेसी मिल जाती है खोन के साथ बात करने के लिए। इधर चिन कॉमिक बुक को एंजॉय कर रहा था, साथ ही वो अपने डैड पर नज़र भी रखे हुए था कि डैड अंदर ना जाने पाए। ईट खोन से कहता है कि वो कल रात से उससे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था। खोन पूछती है, क्या कहना है। ईट उससे पूछता है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये बात सुनते ही तो खोन तो पूरी टोटली शॉक में कि ये सब कुछ ईट क्या कह रहा है। खोन मना करती है। ईट कहता है, देखो मैंने पहले तुमसे पूछ लिया था, क्या तुम भी मेरे बारे में वही फीलिंग्स रखती हो जो कि मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। जिस पर खोन कहती है, हम दोनों के बीच में शायद ही कोई रिलेशनशिप बन सके, लेकिन हाँ एक रिलेशनशिप तो हमारा है, ट्यूटर एंड स्टूडेंट का। जिस पर ईट सडनली हक करते हुए खोन से कहता है कि वो उसके आंसर का वेट करेगा। वो आंसर के लिए टाइम ले सकती है, लेकिन उसे अब भी सोच करके अब भी बताना पड़ेगा, बस इतना ही टाइम उसके पास है। ईट खोन की चोट देखता है और एक बार फिर से उससे सॉरी बोलता है कि उसका इंटेंशन उसे हर्ट करना नहीं था। वो चाहता था बाइक को स्टॉप करने के लिए, लेकिन बाय मिस्टेक एक्सीडेंट हो गया। इधर चिन कॉमिक बुक में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था कि सामने से डैड जाते हैं और उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। पीछे से वी आ जाता है। वी चिन को देखता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अंदर खोन के साथ कौन है। जिस पर चिन कहता है, खोन का फ्रेंड है। तब यहाँ पर वी को लगता है कि शायद माया आई होगी। यहाँ पर बात होती है डैड के अंदर जाने के लिए। जिस पर चिन कहता है, नहीं डैड अंदर नहीं गए, और वी कहता है, जस्ट मैंने अभी देखा है तुम्हारे डैड अंदर गए हैं। चिन मना करता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है अगर सच में डैड गए होंगे तो। चिन वी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़
क्या ईट के पास कॉल कर सकते हो? जिस पर वी कहता है ईट यहाँ पर कहाँ है, मैं उसे कॉल क्यों करूँ? चिन कहता है ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, बस जितना कह रहा हूँ उतना ही करो, फटाफट कॉल लगाओ, मुझे ईट से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, नहीं तो बेचारा फंस जाएगा। ईट अभी भी खोन के पास ही बैठा हुआ था। वो उसके आंसर रिप्लाई करने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास कॉल आता है कि डैड अंदर जा रहे हैं। ईट परेशान हो जाता है और डोर के थ्रू देखता है तो सच में खोन के डैड आ रहे थे। दोनों ही गलती से अपने ही बेड को एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब खोन को रियलाइज़ होता है कि उसने बेड चेंज कर लिया, देन उसके बाद वो वापस से अपने बेड की तरफ आ रही थी और ईट जा रहा था। सडनली दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और वहीं पर ही गिर जाते हैं और उसी वक्त ही खोन के डैड की भी एंट्री हो जाती है। डैड के सामने जो अभी जस्ट सीन हुआ ये देख करके डैड को गुस्सा आ रहा था ईट पर। वो ईट से पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आया, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि वो उनकी बेटी के पास आए। जिस पर ईट कहता है सच बताता तो आप मुझे यहाँ पर आने नहीं देते, इसी वजह से मुझे ये सब करके यहाँ पर आना पड़ा। खोन के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो ठीक है नहीं है, आप तो मुझे बता भी नहीं रहे थे, इसी वजह से आना पड़ा। खोन के डैड काफ़ी स्ट्रिक्टली ईट से पूछते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो देखा वो सब क्या था। ईट बताने वाला रहता है कि वो खोन को लाइक करता है, लेकिन खोन ईट को स्टॉप करवा देती है। खोन अच्छे से जानती है कि डैड ईट को लाइक नहीं करते हैं। अगर इन सब के बारे में उन्हें पता भी चला तो वो और भी ज़्यादा ईट पर गुस्सा करेंगे और भी नफरत करेंगे, जो कि खोन नहीं चाहती थी। डैड ईट की यहाँ पर अच्छी खासी क्लास लेते हैं, साथ ही उसे मना भी कर देते हैं कि अब से उनकी बेटी उसे पढ़ाने नहीं जाएगी। चिन इशारा करता है कि वी सिचुएशन को हैंडल करे। वी कुछ बोलता ईट उसे चुप करा देता है, बट यहाँ फिर भी वी बताता है कि बस 2 से 3 हफ्तों के बीच में ईट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो एटलीस्ट ऐसा ना करे वरना ईट की स्टडी पूरी बर्बाद हो जाएगी। वी के समझाने पर डैड सिर्फ 3 दिनों की मोहलत देते हैं कि इन अगले 3 दिनों में उसे जितनी स्टडी करनी है कर ले, और उसके बाद उनकी बेटी उसे स्टडी नहीं करवाएगी। वी और ईट दोनों बाहर जा रहे थे। वी को इतना हिंट तो मिल गया है कि ईट भी खोन को लाइक करता है, तो इसी वजह से वो खोन को लेकर के ईट को काफ़ी टीज भी करता है। ईट वी से पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से खोन के डैड उसे इतना ज़्यादा लाइक करने लगे। तभी चिन भी आ जाता है। चिन ईट से कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि जिस तरह वी को मेरे डैड लाइक करते हैं उसी तरह तुम्हें भी लाइक करे, तो सेम वही करो जैसे कि मैं कहता हूँ। चिन वी की तरफ देखता है और कहता है मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें आइडिया बता दूंगा, लेकिन याद रखना माया मेरी है। जिस पर ईट चिन का फेस पकड़ते हुए क्या सच में तुम्हें आइडिया भी है, तुम क्या कह रहे हो? जिस पर ईट कहता है आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और ये उन्हीं में से एक है। लास्ट टाइम इसी ने मेरी हेल्प की थी। वी को जब मालूम पड़ता है कि ईट ने एक बच्चे से हेल्प ली, देन वो उसे और ज़्यादा टीज करता है और वहाँ से चला जाता है हंसते हुए। माया ने जहाँ वी को हासिल करने के लिए इंडस्ट्री से रिज़ाइन देने का भी फैसला कर ही लिया था, लेकिन उसे बाद में याद आता है मानी के थ्रू कि उसने इससे पहले ही किसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर माया को ड्रेस सेलिंग का काम दिया जाता है, जहाँ पर वो क्लोथ्स के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी, तो कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। वी माया को देख लेता है। माया की भी नज़र वी पर पड़ जाती है। वो वी से बात करना चाह रही थी, बट वी उसकी बात सुने पे गई थी, वहाँ से चला जाता है। माया रोने लगती है। नैनी ईट से पूछती है कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है ये पैकिंग शेकिंग करके, जिस पर ईट बताता है कि वो जा रहा है खोन के पास स्टडी के लिए और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 3 दिनों का टाइम है, तो इसी वजह से वो अपनी स्टडी वेल एंड वेरी गुड करना चाह रहा है। इसी वजह से नैनी को वो गुड बाय बोल करके जाने लगता है। डैड देखते हैं कि ईट अपनी स्टडी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो बस इतना चाह रहे थे कि किसी भी कंडीशन में ईट अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर ले। चिन काफ़ी जल्दी में आता है खोन के पास एंड देन अपने बैग को फेंक देता है, जिस पर चिन इशारा करता है कि देखो तो सही तुमने क्या किया है। ईट कहता है अब मैंने क्या किया। जब वो टर्न होता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपने बैग को खोन के डैड के ही ऊपर फेंक दिया है। खोन के डैड और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ईट उनसे सॉरी बोलता है। ईट गलतियाँ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उससे गलतियाँ हो ही जा रही होती है, जिसकी वजह से खोन के डैड ईट को कुछ ज़्यादा ही नफरत करने लगे थे। ईट पूछता है कि आखिर वो उससे नफरत क्यों करते हैं, जिस पर डैड का कहना था इसके बारे में ना पूछो तो बेटर रहेगा, बस मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, इसी वजह से। साथ ही यहाँ पर डैड ये भी बताते हैं कि खोन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो अगले 2 से 3 दिनों तक तुम स्टडी के लिए मेरे घर पर आओगे, खोन तुम्हारे घर पर नहीं जाएगी। और जैसे ही 2 से 3 दिन कंप्लीट होता है उसके बाद तुम खोन को देख भी नहीं सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ईट बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो फटाफट आता है, वो ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं करता है और आंट से कहता है कि वो स्टडी के लिए जा रहा है। साथ ही भी बताता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड भी मिल चुकी है। इस पर नैनी काफ़ी सरप्राइज़ थी कि ईट की गर्लफ्रेंड भी है।
नैनी कुछ पूछती उससे पहले वहाँ पर माया आ जाती है। माया यहाँ पर वी से बात करने के लिए आई हुई थी, क्योंकि वी और माया के बीच में आजकल काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। नेक्स्ट सीन में माया और वी दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। माया वी से कहती है, क्या बात है, तुम सही तरीके से आजकल मुझसे बात भी नहीं करते हो। लास्ट टाइम तुमने मुझे देखा लेकिन मुझसे बात किए बिना ही तुम क्यों चले गए। जिस पर वी कहता है कि उसे माया का ये सेलिंग वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो ये सब ना करे। जिस पर माया बताती है कि उसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट और उसे करना ही पड़ेगा, उसे मालूम नहीं था कि ये उसे करना पड़ेगा। जिस पर वी कहता है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं था साइन करने से पहले। और एक बार फिर से माया और वी में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। माया अपसेट होकर के वहाँ से चली जाती है। ईट स्टडी के लिए खोन के घर पर आता है, जहाँ पर वो अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहा था। क्या सच में खोन भी उसे लाइक करती है। खोन कुछ बोलती उससे पहले वहाँ पर चीन आ जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रखो। और हाँ, डैड ने कहा है तुम पर नज़र रखने के लिए, अच्छे से स्टडी करो, मैं खोन का बॉडीगार्ड हूँ तो ज़रा संभल कर। डैड ने कहा है, डैड की बात मैं मानता हूँ। इट चीन को अमाउंट देता है कि वो खोन और उसे थोड़ा सा प्राइवेसी दे। चीन मना करता है। इट अपना पूरा पर्स निकाल करके उसे देने के लिए तैयार था, जिस पर चीन कहता है मैं ये भी नहीं लूँगा। इट पूछता है क्यों, जिस पर चीन इशारा करता है। इट टर्न होता है तो खोन के डैड को पाता है। खोन के डैड इट पर पूरी तरीके से नज़र रख रहे थे। इट खोन से कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, वो बताए तो सही। तभी पीछे से डैड आ जाते हैं नाइफ़ को तेज़ करते हुए। हाँ तो तुम्हारा क्या डाउट था, ज़रा दूर रह करके भी तो पूछ सकते हो ना। जिस पर इट कहता है हाँ मैं पूछ सकता हूँ। डैड तो अब वहीं पर ही बैठ जाते हैं। हाँ तुम्हें स्टडी करनी है ना, तुम अपनी स्टडी करो, ज़रा मैं भी देखूँ तुम स्टडी में कितने लेवल के हाई हो गए हो। और हाँ बाय द वे याद रखना, मेरी डॉटर से ज़रा दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी ये शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है।